नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। पिपरी बोरवन तालाब के भ्रष्टाचार मामले में आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत की जांच में जांच अधिकारी ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस भ्रष्टाचार में तत्कालीन एसडीएम विशा वाधवानी को भी जिम्मेदार माना गया है। एफआईआर के बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ग्राम चौखंडिया के पिपरी बोरवन तालाब की जांच के बाद अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने अपने प्रतिवेदन में 9 लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराया और नेपानगर थाने में इसकी शिकायत की। इसके बाद नेपानगर थाने ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पूर्व भू अर्जन अधिकारी, तत्कालीन एसडीएम विशा वाधवानी, होमगार्ड जवान सचिन वर्मा, 2 बैंककर्मी इम्तियाज खान, जावेद फरीद और संजय माउसकर सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ नेपानगर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये मामला आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर दीक्षित ने उठाया और उन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्टर बुरहानपुर प्रवीण सिंह और एसपी राहुल कुमार लोधा से की थी। इस पर अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत इस मामले के सभी लोगों को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराए। इसके बाद इसकी जांच अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को सौंपी गई। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जांच में 9 लोगों के खिलाफ प्रतिवेदन एसपी राहुल कुमार लोधा को सौंपा, जिसके बाद एसपी राहुल कुमार लोधा ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता डॉक्टर आनंद दीक्षित ने कहा कि ये सच्चाई की जीत है। उन्होंने अधिकारियों को साधुवाद दिया। इस पूरे मामले में जांच अधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि अभी तक के 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि 42 लाख रुपए का जो अधिग्रहण मुआवजा राशि बनी थी वो सही व्यक्तियों को न मिलते हुए दूसरे लोगों को मिल गई। जाँच की गई। जाँच में मेरे द्वारा जो मूल भूमि स्वामी है 11 या 12 उनके बयान लिए गए। इसके अतिरिक्त उस प्रकरण से लगे हुए करीब 25 या 26 लोगों के मेरे द्वारा बयान लिए गए हैं। 62 पेजेस की मेरी रिपोर्ट तैयार हुई है और उसमें प्रथम दृष्टया 9 लोग उसमें संलिप्तता उनकी पाई गई है। जिसके बाद क्या सर कितने लोगों पर एफआईआर के आदेश हुए? सभी लोगों के विरुद्ध एफआईआर की मैंने अनुशंसा कर दी थी, तो साहब ने टीआई को आदेशित किया है कि एफआईआर कर दे, तो वो कल रात में इसमें तत्कालीन एसडीएम विशा वाधवानी के ऊपर भी एफआईआर दी जी, उनका भी नाम है। सर आगे ये जांच कहाँ तक जाएगी? हमारी तरफ से जांच हो गई है, हमने एफआईआर करवा दी है। अब माननीय कोर्ट में वो प्रकरण लगेगा और वहीं पर उस मामले में कल थाना नेपानगर के अंदर पूर्व भू अर्जन अधिकारी और एसडीएम विशा वाधवानी सहित 9 लोगों के ऊपर जो है प्रशासन ने एफआईआर। शहर के बाजारों में इन दिनों आम की आवक बढ़ गई है। कई किस्म के आम बाजार में न्यूनतम दामों पर शहर वासियों को मिल रहे हैं। बुरहानपुर के बाजार इन दिनों आम की भरपूर आवक देखने को मिल रही है। फलों का राजा कहलाए जाने वाला आम बुरहानपुर के बाजार में इन दिनों राज कर रहा है। हर ठेले पर आम देखने को मिल रहे हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारी की दुकानें आम से लगी हैं और आम भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी का है। इस बार आम ज्यादा होने के कारण आम के दाम अन्य शहरों की तुलना में काफी कम है। अच्छी क्वालिटी का आम 30 से 50 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है, जिससे हर वर्ग का उपभोक्ता खरीद कर मौसमी फल का आनंद ले रहा है। आम की क्वालिटी की बात की जाए तो नीलम, तोतापरी, कलमी, लंगड़ा, बादाम आम, लाल पट्टा, दशहरी के साथ साथ हाफुज भी लोगों की पसंद बने हैं। शहर का बाजार आम की रौनक से गुलजार है, लेकिन आम बेचने वालों का अपना एक दर्द भी है। दुकानदारों का कहना है कि उनके कारण काफी संख्या में माल आ गया है, जिसके कारण माल खराब होने के डर से व्यापारियों ने आम को सस्ता बेचना शुरू कर दिया। दशहरी बिक रही है 30 रुपए किलो, बादाम बिक रहा है 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। हर क्वालिटी का आम ज़्यादा 30 रुपए किलो, अच्छा आम। क्या कारण है इसका? मध्य प्रदेश में आम ज़्यादा है, इसलिए अपने सस्ता बिक रहा है। कितनी क्वालिटियों के आम है बुरहानपुर में भी? कम से कम अपने 15 क्वालिटी के। क्या किलो चल रहा है? कितने से कितने चल रहे हैं? अच्छे से अच्छा आम 30 रुपए, 40 रुपए, बस 20 रुपए किलो। आम की तो क्वालिटी जो है ना, फिलहाल अभी 5-6 किस्म की क्वालिटी आ रही है और इसके अंदर दशहरी बिक रही है अभी फिलहाल 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। तोता बिक रहा है 30 रुपए किलो। बादाम बिक रही है 30-40, अच्छे वाली 40 और ऐसी वाली हल्की वाली 30 रुपए की। तो इतना सस्ता होने का क्या कारण है? कारण ये कि माल की आवक ज़्यादा है। हाँ, पिछले साल की तुलना में इस बार ज़्यादा माल है। लॉकडाउन से कुछ असर पड़ा इस माल पर? लॉकडाउन से तो बहुत असर पड़ा। बहुत पका माल बहुत सस्ता बेचना पड़ा, घाटा उठाना पड़ा सबको।
हर साल पानी की कमी से जूझते रेणुका उद्यान को इस बार पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। दरअसल निगम के अफसरों के नवाचार के चलते गार्डन इस गर्मी में भी गुलजार बना हुआ है। रेणुका उद्यान को हरा भरा बनाने के लिए नगर निगम ने एक नवाचार किया। नगर निगम द्वारा शहर के गंदे पानी को शुद्ध कर ट्रेचिंग ग्राउंड से रेणुका उद्यान तक पहुंचाया। ये करने में नगर निगम को ज्यादा खर्चा नहीं आया, बल्कि नगर निगम के अधिकारियों की इच्छा शक्ति के आगे ये संभव हो पाया है। हर साल पानी के अभाव में रेणुका उद्यान सूख जाता था। यहाँ घूमने लायक कोई जगह नहीं बचती। इसको गंभीरता से लेते हुए उद्यान प्रभारी उपेंद्र गुजराती ने अपने वरिष्ठ अधिकारी निगम आयुक्त श्याम कुमार सिंह को स्थिति से अवगत कराया और 5 लाख की लागत से 2 किलोमीटर की पाइपलाइन खींचकर उसे गार्डन तक पहुंचाया और गार्डन को हरा भरा कर दिया। इसमें निगम आयुक्त श्याम कुमार सिंह, उपेंद्र गुजराती, गार्डन प्रभारी विशाल मोहे तीनों का काफी तालमेल रहा। इस कारण ये संभव हो पाया है। इस रेणुका उद्यान में छोटा सा जंगल भी बनाया गया है, जिसमें फल फूल पेड़ पौधे लगाए हैं। अब इस गार्डन की सुंदरता देखते ही बनती है। हमेशा वीरान पड़ा रहने वाला ये गार्डन अब हरियाली से चमक उठा है। ये रेणुका उद्यान जब से निर्माण हुआ है तब से यहाँ पे पानी की कमी पाई गई है। सिर्फ ये बरसात में और ठंड के समय में ही हरा भरा रहता था, बाकी गर्मी का समय जैसे लगता है वैसे ही सूख जाता था। अब मुझे इसका चार्ज लेने को 2 वर्ष हो गए, तो बहुत दिनों से ये STP बना नहीं था। पानी रिचार्ज जो आ रहा है अपना गंदा पानी और जो साफ़ होके नदी में जा रहा था, तो मैंने हमारे आयुक्त महोदय को बोला, हमारे इंजीनियर साहब को बोला, मोहे साहब को, कि भाई इस प्रकार हमको अपने को ये करना है। तो उन्होंने मेरे सुझाव को मानते हुए 5 लाख की लागत से पाइपलाइन डाली 2 किलोमीटर के लगभग, और जो यहाँ पे रेणुका गार्डन उद्यान में लाए, जिससे 24 घंटे हमें पानी मिल रहा है और अतिशीघ्र पूरे उद्यान में हरियाली दिखेंगे आप। बरसात के मौसम की पहली बारिश में हाईवे की रोड की साइड पटरियां गहरी हो गई हैं। इसमें थोड़ी सी बरसात में गड्ढों में पानी भर जाता है, जो वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बन रहा है। बारिश का मौसम लगते ही शहर के मुख्य राजमार्गों पर साइड पटरियां दुर्घटनाओं को न्योता देने लगती हैं। दरअसल बारिश गिरते ही इंदौर इच्छापुर हाईवे रोड किनारे की साइड पटरी फट जाती है और पास पानी जमा होता है। बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिससे वाहन चालक स्लिप होने लगते हैं। कई बार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इतना ही नहीं, इसके कारण कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना सब होने के बावजूद शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हर साल की परेशानी है। बारिश का मौसम लगता है और थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो सड़क किनारे की साइड पटरी वहां पानी का भरा होता है। वाहन चालकों को सड़क की स्थिति का अंदाजा नहीं लगता और उनके वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। प्रमुख हाईवे होने के कारण इस हाईवे से बड़े बड़े ट्रक वाहन गुजरते हैं। कई बार वाहन चालक इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अंतर्राज्यीय पुष्पक बस स्टैंड होने के बावजूद भी इस और किसी का कोई ध्यान नहीं। वाहन चालक इन छिपे गड्ढों के अंदर स्लिप हो रहे हैं। ये बस स्टैंड का एरिया है, यहाँ पे गड्ढों की समस्या ज़्यादा है। यहाँ पे आम जनता गिरती रहती है और शासन का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे हर साल का यही दिक्कत है। क्या होता, पानी जमा हो जाता है? पानी जमा हो जाते हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, यहाँ गाड़ी वाले गिरते हैं। सलीम भाई नाम है, यहाँ पानी बहते रहता है। यहाँ मोटरसाइकिल वाले बहुत गिरते हैं। कई बार मोटरसाइकिल वाले गिरे, टर्न मारने के अंदर ट्रक सामने से आता है, ब्रेक मारा ट्रक वाले में, मोटरसाइकिल वाले गिर गए। यहाँ पानी डबरा भरे रहता है। दिक्कत जाती है बहुत दिक्कत जाती है। इतनी परेशानी आती फिर भी निकल जाते हैं लोग, क्या करें। तो ये यहाँ हाईवे पे 24 घंटे 12 महीने पानी गला रहता है। पब्लिक को बहुत परेशानी आती है। सामने मस्जिद हाईवे पे आने जाने की बहुत तकलीफ है हमको, और यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो फिर ना यहाँ पर टेपर है, ना ब्रेकर है, चौकुली वाला काम है। और कितने गाँव खेड़े के आते बेचारे, इधर देखते उधर चलते और सामने से ट्रक आ गया था। कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर। साइड पटरियाँ भरी नहीं है, साइड की पटरियाँ भरी हुई नहीं है। और दूसरी नीति क्या तकलीफ का काम बहुत है। समझे कि नहीं, हाईवे पे है ना जो अल्लाह मस्जिद है, मस्जिद में आने जाने की बहुत तकलीफ है लोगों को। खंडवा की आवास संस्था ने विश्वा कंपनी द्वारा दूषित पानी सप्लाई किए जाने के विरोध में एक धरना प्रदर्शन किया। खंडवा शहर में लगातार विश्वा कंपनी द्वारा नर्मदा जल का जो जल वितरण किया जा रहा है वो बहुत ही गंदा पानी वितरित हो रहा है। इसको लेकर खंडवा की आवाज ने आज नगर निगम पहुंचकर विरोध किया। विरोध स्वरूप खंडवा की आवाज में खाली मटके में बेशर्म पौधे लगाकर विरोध स्वरूप नारे लगाए गए। नगर निगम खंडवा की आवाज के अंशुल सैनी ने कहा कि 200 करोड़ रुपए की नर्मदा जल से लोगों को शुद्ध पेयजल की बात कही गई थी,
लेकिन शहरवासियों को बेहद ही गंदा पानी वितरित किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी शहरवासियों को नगर निगम प्रशासन द्वारा बीमारी परोसने की तैयारी शुरू हो गई है। बेहद ही गंदा पानी दिया जा रहा है, जिससे खंडवा की आवाज़ विरोध करती है। आज विरोध स्वरूप खाली मटके में बेशर्म के पौधे लगाकर नगर निगम आयुक्त को देने आए, लेकिन नगर निगम आयुक्त नहीं मिले। तृतीय श्रेणी कर्मचारी एक महिला को ही अपना ज्ञापन दे दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि शहरवासियों को नगर निगम प्रशासन और विश्वा द्वारा केवल 15 दिन पानी दिया जाता है और वसूली पूरे महीने भर की होती है। नगर निगम द्वारा धोखाधड़ी कर जनता से पैसा वसूला जा रहा है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम नगर निगम द्वारा जो विगत कुछ समय से जो खंडवा में पानी बांटा जा रहा है, पहली चीज़ तो वो निरंतर नहीं आ रहा है, 4-4, 5-5, 6-6 दिन बाद सप्ताह भर में आ रहा है और उसके बाद भी आ रहा है तो बहुत गंदा पानी आ रहा है। अभी 2 दिन से सोशल मीडिया पे मुहिम भी चल रही है खंडवा के स्थानीय निवासियों द्वारा, जिसमें तरह तरह से उसको नाम दिया गया, त्रिपुटी काढ़ा गया कहा गया है उसको, या उसको पेट्रोल कहा गया है, या फिर उसको ग्रीन टी कहा गया है। पूरा शहर, पूरा जनता त्रस्त है। पिछले 5 वर्षों से खंडवा की जनता पीने का पानी के लिए तरस रही है और हमें हर बार, हम जब भी आते हैं, हम बरसात के पहले आते हैं यहाँ पे, हमसे बोला जाता है कि स्थिति सुधरने वाली है, फिर बरसात आ जाती है, फिर साल भर के लिए बात चली जाती है। हर बार प्रलोभन पर प्रलोभन दिया जा रहा है। पीने का पानी शहर में मिलता नहीं है, जनता यहाँ वहाँ अपने बर्तन लेके भटक रही है, परेशान हो रही है और हर घर का हर बच्चा इस काम में लगा रहता है। एग्जाम के समय पे पानी की समस्या होती है, बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो पीने का पानी के लिए भटकते हैं और 200 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है और ऐसा लगता ही नहीं है कि खंडवा में कहीं 200 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। कहाँ गया वो पैसा? आज आप यहाँ क्या करने आए? आज हम लोग यहाँ पर आदरणीय आयुक्त महोदय जी से मिलने के लिए आए थे, स्वागत करने के लिए आए थे और हमने यहाँ पर मटकों में जो विश्वा के द्वारा 200 करोड़ की परियोजना नर्मदा जल दिया गया है, उसके अंदर हमने बेशरम के पौधे लगाए हैं। अभी आयुक्त नहीं मिले तो आपने ज्ञापन किससे दिया? आयुक्त नहीं मिले तो यहाँ पे हमको एक कर्मचारी मिली थी तृतीय श्रेणी की, उनको हमने ज्ञापन भी दिया है। साथ में हमने जो मटके और जो बेशरम का पौधा था वो भी उनको दिया है और उन्हें कहा गया है कि आयुक्त की अनुपस्थिति हम आपको ही आयुक्त मानकर और अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। खंडवा में बंद पड़े पुलिस अस्पताल को पुनः शुरू किया गया है। इस अस्पताल में 12 बेड ऑक्सीजन सप्लाई सहित तैयार कर लिए गए हैं। सेना, रेलवे के अस्पतालों की तरह ही पुलिस विभाग के भी अस्पताल होते हैं। खंडवा में पुलिस विभाग का पुलिस लाइन में अस्पताल हुआ करता था, जहां पूर्व पुलिसकर्मी और उनके परिजन भी निःशुल्क अपना इलाज कराते थे। पूर्व के स्टाफ के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद ये अस्पताल बंद हो गया है। पुलिस लाइन में बना ये बिल्डिंग अंग्रेजों के समय का है। इसे अंग्रेजी बैरिक भी कहा जाता है। खंडवा के पुलिस रक्षित निरीक्षक पुरुषोत्तम बिश्नोई ने अपने वरिष्ठ अफसरों की मदद से इस बिल्डिंग का न सिर्फ कायाकल्प किया, बल्कि इस खंडहर होते भवन को लगभग 12 बेड के अस्पताल के रूप में फिर से तैयार किया। अब यहाँ पुलिस परिवार के लोग अपना इलाज कराकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इसे कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मुताबिक भी तैयार किया गया है, ताकि आने वाले संकट से आसानी से लड़ा जा सके। यहाँ लगभग 12 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई दी गई है। साथ ही 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी साथ में लगाए हैं। साथ ही ज़रूरी दवाएं और डॉक्टर सहित स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि पहले से एक पुलिस अस्पताल स्वीकृत था, लेकिन किसी कारण वो शुरू नहीं हो पाया, लेकिन हमारे पुलिस अधिकारियों के बेहतर प्रयासों से इसे शुरू किया गया है। अब यहाँ फुल टाइम डॉक्टर और एक नर्स स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्त की है। पुलिस विभाग ने भी अपने स्तर पर एक वार्ड बॉय को नियुक्त किया है। साथ ही यहाँ और सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी 12 बेड का ऑक्सीजन युक्त वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें तीसरी लहर जैसी कोई स्थिति बनती है तो यहाँ पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये एक जो पुलिस हॉस्पिटल खंडवा ज़िले में स्वीकृत था पहले से, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चल नहीं रहा था। डॉक्टर्स नियमित नहीं थे यहाँ पे, नर्सेज नहीं थी। लेकिन पिछले कोरोना फर्स्ट वेव की देखते हुए लगातार यहाँ पे आरआई और अन्य अधिकारियों ने यहाँ पे प्रयास किया था, जिसके बाद हमें एक फुल टाइम एक जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पर्व तिवारी यहाँ पे वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं और इसके साथ साथ एक नर्स नियुक्त की गई है। उसके बाद हमने एक अलग से अपने पुलिस प्रक्रिया में एक वार्ड बॉय को भी हमने उसमें किया है और धीरे धीरे इसकी सुविधाएं हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पहले सिंगल बेड था और लेकिन पीएचक्यू के निर्देशानुसार, डीजीपी सर के निर्देशानुसार हमने यहाँ पे एक 10-12 बेड का हमने एक ऑक्सीजन युक्त पूरे बेड्स को हमने यहाँ पे एक वो बनाया है, ताकि अगर कोई थर्ड वेव वगैरह जैसी स्थिति निर्मित होती है तो हमारे पुलिसकर्मियों को कहीं इधर उधर जाने की कम आवश्यकता पड़े और छोटे जो मिनिमम लेवल की ज़रूरतें हैं सीसीसी टाइप की, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये 10 बेड्स 12 बेड्स हमारे पास ऑक्सीजन से युक्त हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जिला प्रशासन में जो सहयोगी संस्थाओं ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिए थे वो भी हमने यहाँ पे 3 लिए हैं। कुछ सहयोगी संस्थाएं जैसे CSR के माध्यम से LNT और HDFC वगैरह ने भी इसमें सहयोग किया है और सभी के प्रयासों से और इस एक बेहतर यहाँ पे हमने कोशिश की कि अपने जो पुलिसकर्मी हैं या उनके परिवार हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं जो बेसिक हैं उसके लिए कहीं इधर उधर भटकना न पड़े, इसको देखते हुए यहाँ पे किया गया। महाराष्ट्र के पुणे से पोटगी बंद आंदोलन शुरू हो गया है। संस्था द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू विवाह अधिनियम के बढ़ते दुरुपयोग पर मीडिया को इसकी जानकारी दी गई। महाराष्ट्र के पुणे में पोटगी बंद आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। पोटगी बंद आंदोलन के प्रणेता अतुल छाजेड़ ने कहा कि हिंदू विवाह कायदे का इस्तेमाल महिलाएं 90% तक गलत रूप से कर रही हैं, वहीं पुरुष भी इसका 10% तक कर रहा है। जिन महिलाओं के लिए कायदा बनाया गया है उन महिलाओं को न्याय देने की बात इसमें कही जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा ऐसी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस कायदे की वजह से 40% पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। ये जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इंडिया न्यूज़ 53 के YouTube चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।